चलिए सर, टॉपिक आज का शुरू करते हैं हम। और हम लोग पिछले वीडियोस में जो बात कर रहे थे वो हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहे थे। परिकल्पना क्या होती है? शोध। परिकल्पना किसी भी समस्या का संभावित समाधान होती है। इसका मुख्य उद्देश्य उस शोध कार्य को, शोध की एक निश्चित दिशा दिखाना होता है, जिस रास्ते से कोई भी शोधकर्ता अपने अध्ययन के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करे। फिर हमने बात की थी कि ये शोध परिकल्पना जो है वो कितने प्रकार की होती है। रिसर्च हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, और हमने देखा था इसके अंदर की डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल क्या होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, इनके बारे में तो बात कर चुके हैं। साथ ही साथ इसको टेस्ट करने के लिए टू टेल और वन टेल जो हाइपोथेसिस होती है उनके बारे में। एक मुद्दा उस समय जब हम बात कर रहे थे तो वो छूट गया था, उस मुद्दे को हम अब बात करेंगे, और वो मुद्दा है सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। सोर्सेस, स्रोत क्या होते हैं हाइपोथेसिस के, आते कहां से? ठीक है, तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। उन्हीं सोर्सेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से हैं, जहां से मदद लेकर या जो चीज हमें मदद करती है हाइपोथेसिस फ्रेम करने में। तो सबसे पहली चीज जो हमें मदद करती है हाइपोथेसिस फ्रेम करने में वो होता है रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू। रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू हमारे अध्ययन के प्रश्न या समस्या से जुड़े हुए या हमारे शोध के क्षेत्र में पहले अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए जो अनुसंधान कार्य है, उन अनुसंधान कार्यों के अध्ययन से हमें मदद मिलती है अपनी परिकल्पना का निर्माण। हम ये देखते हैं जब रिव्यू करते हैं हम प्रीवियस रिसर्चेस का, तो हम ये देखते हैं कि पुराने जो अध्ययन हुए हैं उनमें किस प्रकार से परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है। उसी तरीके से हम अपने शोध कार्य में भी परिकल्पना करें। तो पुराना जो रिसर्च है, रिलेटेड रिव्यू है, वो क्योंकि आधार प्रस्तुत करता है हमारे शोध कार्य के लिए, वो केवल परिकल्पनाओं के निर्माण में ही हमारी मदद नहीं करता है, बल्कि पूरी स्ट्रेटजी फ्रेम करने में हमारी मदद करता है, प्रॉब्लम के सिलेक्शन में भी हमारी मदद करता है। तो प्रीवियस नॉलेज जो है वो हर तरीके से शोध कार्य में मदद कर रही होती है या करती है। बिना रिव्यू किए, बिना उस क्षेत्र के पिछले शोध कार्यों को जाने हम एक शोध कार्य को ठीक तरीके से नहीं कर सकते। तो पहला स्रोत जो हाइपोथेसिस का माना गया है वो रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू, संबंधित साहित्य का अवलोकन, पहला स्रोत है जो परिकल्पनाओं के निर्माण में हमारी सहायता। ठीक, दूसरा जो सोर्स इसका माना गया है परिकल्पनाओं के निर्माण का वो है पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव। हर आदमी के पास अपनी एक निश्चित समझ होती है जिसके आधार पर वो चीजों को करता है। व्यक्तिगत अनुभव, आम जीवन में जिस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, हमारे साथ जिस तरीके से चीजें घटित हो रही होती हैं, सामान्य रूप से वो आधार बनता है किसी भी परिकल्पना के निर्माण। जैसे हम ये देखते हैं कि महाविद्यालयों में उपस्थिति की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर आप उस सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो कुछ व्यक्तिगत अनुभव बच्चों से बात करने के बाद में या शिक्षकों से बात करने के बाद में निश्चित रूप से दिमाग में आते हैं कि यार इसका कारण क्या है, आखिर बच्चे क्यों नहीं आते। बच्चों का आरोप यह रहता है कि सब कक्षाएं नहीं होती हैं इसलिए हम क्लासेस में नहीं आते हैं, और शिक्षकों का यह रहता है कि बच्चे नहीं आते हैं तो क्लासेस कहाँ थे। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, दोनों ही ये कह रहे होते हैं कि सामने वाला इस चीज का दोषी है। तो हम क्योंकि उस व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो इन चीजों से दिन प्रतिदिन की अपने जो अनुभव है
वो हमें होता है कि यार अगर हम इस चीज पर अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारी संभावित परिकल्पना क्या हो सकती है। या तो हम शिक्षकों के आधार पर परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि छात्र उन पर ये आरोप लगाते हैं कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं या क्लास नहीं लेते हैं। और अगर छात्रों के आधार पर करना चाहें तो वो भी हमारा अनुभव है कि साहब छात्रों का कहना यह है। इसलिए दोनों आधारों पर हम परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि इस तरीके से होती है। और यही अनुभव एक क्षेत्र में नहीं बल्कि सारे क्षेत्रों में हो सकता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत अनुभव एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो परिकल्पनाओं के निर्माण में सहायता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। अवलोकन। जब भी कोई प्रश्न हमारे सामने आता है और हम देखते हैं कि किस तरीके से वो घटना घटित हो रही है, किस तरीके से चर एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और उसी आधार पर हम परिकल्पनाओं का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कक्षाओं में हम इस बात का अक्सर अवलोकन करते हैं या देखते हैं कि भाई प्रशंसा करने से बच्चे बड़े खुश होते हैं और काम को ठीक तरीके से करते हैं। तो क्या सीखने और प्रशंसा करने में कोई संबंध हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमने उसे ऑब्जर्व करके देखा है। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजों को हम दिन प्रतिदिन के जीवन में जो ऑब्जर्वेशन अपना करते रहते हैं, जो देखते रहते हैं चीजों को, जैसे सड़कों पर आते जाते अक्सर हम इस बात को ऑब्जर्व करते हैं कि देखते हैं कि बहुत अधिक तीव्र गति से चलने वाले वाहनों के ज्यादा एक्सीडेंट। तो क्या दुर्घटना और गति में आपस में कोई संबंध हो सकता है? और अनेकों तरीके के ये चीजें हैं जो ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती हैं, जो चरों के संबंध को ध्यान में रखते हुए जब हम अवलोकन करते हैं वहां हमें समझ में आती है और उसके आधार पर हम अपनी परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं। तो यह है अवलोकन। ठीक, नेक्स्ट चौथा जो सोर्स है परिकल्पना का वो है एनालॉजी। एनालॉजी को हिंदी में कहते हैं समानता। क्या होती है समानता? ये जो रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू किया है हमने प्रीवियस रिसर्चेस का, ये दोनों लगभग एक ही जैसे हमारे बिंदु हैं एनालॉजी या प्रीवियस रिसर्चेस को लेकर के, कि पिछले समय में हमारे अनुसंधान कार्य के जैसे अगर दूसरे और अनुसंधान कार्य हुए हैं तो उन अनुसंधान कार्यों में किस प्रकार की परिकल्पना का निर्माण किया गया है, उसी तरीके की परिकल्पना का निर्माण हम अपने शोध कार्य में भी कर सकते हैं। यानी कि अगर समस्या समान है, चर भी लगभग मिलते जुलते हैं, संक्रिया भी सब लगभग मिलजुल रही है एक दूसरे से, तब हम परिकल्पनाओं की एनालॉजी के सिद्धांत को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कर सकते हैं कि भाई वैसा जो अनुसंधान कार्य हुआ था लगभग उसी तरीके का हमारा है, तो हम उस परिकल्पना के आधार को अपनी परिकल्पनाओं के आधार के लिए निर्माण के लिए चुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो इसका कहते हैं एनालॉजी। हमारी जैसा ही कोई शोध है, उसी को देखा हमने, उसमें देखा किस तरीके की हाइपोथेसिस बनी है, उसी तरीके की हाइपोथेसिस का निर्माण हमने पहले कर दिया अपने शोध कार्य। ठीक, ये हो गया सर। नेक्स्ट जो सोर्स होता है हाइपोथेसिस का, दैट इज कल्चर। संस्कृति क्या कहती है? संस्कृति बहुत बड़ी चीज है, हमारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करती है संस्कृति। मानसिक पक्ष है हमारे जीवन का, वैचारिक पक्ष है हमारी संस्कृति, और उससे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, चाहे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बात हो, चाहे अवलोकन के बाद, जिस तरीके से हम चीजों को देख रहे होते हैं। हमारी संस्कृति जिस तरीके से आयुर्वेद पर बल देती है, तो अमूमन हम ये मानकर चलते हैं ज्यादातर चीजों के लिए कि आयुर्वेद जो है वो हर तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब हम किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं जिसमें कि आयुर्वेद की कोई चीज हो और हमारी संस्कृति कहती है कि आयुर्वेद फायदा करता है। इसी तरीके से योगा जो हमारी कल्चर का पार्ट है, इसी तरीके से ध्यान, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस को लेकर के जिस जो जो फिनोमिनाज को लेकर के हमारी कल्चर में बातें पॉजिटिव कही जाती हैं, तो उनके आधार पर हम अपने शोध कार्य में भी उन पॉजिटिव बातों को उसी रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं जिस तरीके से हमारी कल्चर में उन चीजों को कहा जाता है, हम उन्हें सही मान लेते हैं और वैसी ही परिकल्पनाओं का निर्माण हम कर लेते हैं। तो ये है हमारी कल्चर।
नेक्स्ट है छठा, इंसाइट। इंसाइट को हिंदी में कहते हैं अंतःदृष्टि। अंतःदृष्टि, इंसाइट। इंट्यूशन, इंट्यूशन क्या है? हमें पूर्वाभास हो जाता है किसी भी चीज का कि यार इसका जवाब ये हो सकता है। इसे आप तुक्का भी कह सकते हैं, इसे आप गैस भी कह सकते हैं, इसे आप छठी इंद्री भी कह सकते हैं। इंसाइट का मतलब यही होता है कि हम अपने अंतरात्मा की आवाज पर, अपनी सोच के आधार पर, अपने पूर्वानुभूत ज्ञान के आधार पर जब हम परिकल्पनाओं का निर्माण कर लेते हैं कि शायद ऐसा होता होगा, तो उस सोर्स को हम कहते हैं इंसाइट। ठीक है, इंसाइट के आधार पर भी बहुत सारी परिकल्पनाओं का निर्माण शोध कार्य में किया जाता है। जो इन्वेंशन होते हैं और जो शायद पहली बार चीजें अस्तित्व में आती हैं, इस प्रकार के जो अनुसंधान कार्य होते हैं, वहां पर भी हाइपोथेसिस इंसाइट फॉर्म में होती है। अंतर्दृष्टि पैदा होती है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है। आप याद कर सकते हैं थॉमस अल्वा एडिसन ने जब विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, उसने जिस परिकल्पना का निर्माण किया वो उसकी इंट्यूशन पर बेस्ड थी। इसी तरीके से आपने और नाम सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन का। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, कहते हैं कि जितने भी उन्होंने विज्ञान के नियम या सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन नियमों और सिद्धांतों को वो इंसाइट के बेस पर पहले लिखते थे, उनको नोट डाउन करते थे और उसके बाद उनको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। इंसाइट जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है हाइपोथेसिस का, और जितने भी महान आविष्कार, जितनी भी महान खोजें दुनिया में हुई हैं, उन महान खोजों में इस इंसाइट सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट एंड लास्ट सोर्स जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो सोर्स है हमारा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, ये इंसाइट से ही मिलती जुलती है। जब हम पुरानी सारी चीजों को नकार देते हैं और अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी इंसाइट के आधार पर, अपने सिक्स सेंस के आधार पर किसी काम को करने के लिए एक नया तरीका ही विकसित करते हैं। एक ऐसा तरीका, एक ऐसी बात जो अब तक ना खोजी गई थी, जिस पर अब तक ना कोई बात हुई है, उस तरीके की परिकल्पना जब हम निर्मित करते हैं तो वो परिकल्पना क्रिएटिविटी पर बेस्ड मानी जाती है, और ये क्रिएटिविटी भी इसी का सोर्स होता है। बहुत अच्छे परिणाम कई बार इस क्रिएटिविटी से हमारे सामने आ जाते हैं, परिकल्पनाओं के सामने। कहते हैं कि फ्रॉइड ने जब अनकॉन्शियस की खोज की तो उसने ये देखा कि चेतन कारण हमारी व्यावहारिक क्रियाओं के लिए आधार प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो उसने खोजें की, नई दिशा में सोचना शुरू किया कि कहीं कोई ऐसा सोर्स तो नहीं है जो इस चेतन मन के अंदर हो या पीछे हो या दूर हो। तब वो जिस निष्कर्ष पर पहुंचा, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू उसे अनकॉन्शियस कहा गया और उसके बेस पर पूरी थ्योरी उसने डेवलप। तो इसे कहते हैं क्रिएटिविटी एज ए सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये कुछ बेसिक सोर्सेस हैं हाइपोथेसिस के जो हमारे परिकल्पना निर्माण में मदद करते हैं। तो इस तरीके से परिकल्पना वाला जो पूरा टॉपिक है वो हम आज खत्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा पॉपुलेशन और सैंपलिंग। फिर मुलाकात होती है आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।